मैं डॉक्टर बिलाल और हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। अ, कोशिश करें कि लेक्चर के दौरान आप लोग सवालात ना करो। जो भी आपका सवाल हो वो आप अपने उसको नोट कर सकते हैं। फिर जब मैं आपसे पूछूं कि किसी के सवाल पूछना है, आप लोग फिर पूछ सकते हो। सही है जी। अच्छा, हम जिस तरह हमने कल लोअर लिम्ब में भी जॉइंट से शुरू किए थे, तो आज भी हम इसी तरह जॉइंट से शुरू करेंगे कि लोअर लिम्ब में कौन कौन से मसल है। इसमें है फीमर, पेटेला, टिबिया, पेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल्स एंड पेलेंजियस। जी, इस तरह के जो हिप जो फीमर का जॉइंट है, जो हिप जॉइंट है, वो है साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह जो नी जॉइंट है वो है मॉडिफाइड साइनोवियल हैंग टाइप ऑफ जॉइंट, जिसमें कुछ रोटेटरी मूवमेंट्स भी होती है। हैंग टाइप ऑफ जॉइंट में हमने कल पढ़ा था कि उसमें सिर्फ फ्लेक्शन या एक्सटेंशन या दो टाइप ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन जो नी जॉइंट वाला जॉइंट है तो वो मॉडिफाइड हैंग टाइप ऑफ जॉइंट है, जिसमें थोड़ा सा रोटेटरी मूवमेंट भी होते हैं। सही। इसके बाद हमारे पास जो है वो एंकल जॉइंट है। एंकल जॉइंट जो है तो उसमें कौन कौन से बोन होते हैं, तो उसमें टिबिया, पेबुला एंड टेलस होते हैं। ये कौन से टाइप ऑफ जॉइंट है? ये भी हैंग जॉइंट, हैंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, और इसमें भी दो मूवमेंट होते हैं। एक होता है डोर्सिफ्लेक्शन और दूसरा होता है प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन जो है वो ये है, जब ऊपर होता है, और ये प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो ये नीचे है। अच्छा, तो ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन जो है, जो ग्रेटर नाचते और नीचे जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, इसके जरिए बनता है। तो इससे क्या क्या चीजें पास करती है, तो ये मैंने लिखा है कि ये इससे क्या क्या चीजें पास करती है। तो इससे जो चीजें पास करती है, तो उसको फिर दो में डिवाइड किया हुआ है। एक है जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास करते हैं, लेकिन वो फिरिफॉर्मस मसल के ऊपर होते हैं। और दूसरा जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास करते हैं, लेकिन वो फिरिफॉर्मस मसल के नीचे होते हैं। सही। जो फिर सुप्रा जो पिरपार्मस मसल के सुप्रा होते हैं, जो सुप्रा पिरपार्मस फोरामेन, तो वो है सुपीरियर ग्लूटल नर्व, आर्टरी एंड वेजल। जो पिरपार्मस मसल के नीचे पास करते हैं और ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के पिरपार्मस मसल के नीचे पास करते हैं, तो वो है इंफीरियर ग्लूटल नर्व, आर्टरी एंड वेजल, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी एंड वेजल, प्यूडेंडल नर्व, शियाट posterior femoral cutaneous nerve to obturatus internus, and nerve to quadratus femoris। अच्छा, ये इसको मतलब इसके लिए मैंने निमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे तो ज्यादा चीजें कवर तो नहीं होती, लेकिन अगर आप ट्राई करो तो ये कवर भी हो जाएगी। तो इसके लिए निमोनिक है शी इज पोजेसिव इन नेचर। तो एस से आता है शियाटिक, और एस से सुपीरियर ग्लूटल नर्व एनवेजल। इसके आई से इंफीरियर ग्लूटल नर्व एनवेजल, पी से प्यूडेंटल नर्व, और पी से पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व भी आता है। आई से इंटरनल प्यूडेंटल नर्व एनवेजल, एंड एन से नर्व ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड क्वाड्रेटर फीमोरस।
एंड क्वाड्रेटस फीमोरस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि लेसर शियाटिक फोरामेन से क्या क्या चीजें पास करती है। तो लेसर शियाटिक फोरामेन से हमें हमारे साथ टेंडन आप ऑब्चुरेटस इंटरनस पास करते हैं, नर्व टू ऑब्चुरेटस इंटरनस पास करते हैं, इंटरनल प्यूडेंटल वेजल एंड इंटरनल प्यूडेंटल नर्व। ये चार चीजें जो है तो वो लेसर शियाटिक फोरामेन से पास करता है। जी, यहाँ तक किसी को मसला है? अब हम जो है ये शोल्डर ये हिप जो जॉइंट है तो वो पढ़ेंगे कि हिप जॉइंट जो है तो ये फीमोरल हेड और एसिटेबुलम के बीच में बनता है। इसके इर्द गिर्द जो है एक लिगामेंट जो होता है जिसको एसिटेबुलर लेब्रम बोलते हैं, और जिसका इंपीरियरली जो है एसिटेबुलम लेब्रम जो है वो इंपीरियरली डिफिशिएंट होता है, और इसको जो पूरा जो करता है तो वो ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लेगमेंट पूरा करता है। हेड ऑफ द फीमर में एक लेगमेंट होता है जो हेड को ब्लड सप्लाई करता है, तो वो है लेगमेंटम टीरिस। सही। अच्छा, ये हिप ये जो हिप जॉइंट है तो इसको जो चीजें स्ट्रॉन्ग करती है तो वो तीन लिगामेंट है जो इसको स्ट्रॉन्ग करती है। एक है इलियोफीमोरल लिगामेंट, दूसरा है प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, और तीसरा है इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। इन तीनों लिगामेंट में जो हमारे साथ सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट ये हमारे साथ पेपर में भी आता है और ये हमसे पूछता है कि ज्यादा। अच्छा, ये क्या है? ये इन्वर्टेड वाई शेप है। ये इन्वर्टेड वाई शेप है। अच्छा, इसके इसका जो अटैचमेंट है वो एक है इंटीरियर इलिक स्पाइन, और दूसरा जो इंसर्शन है तो वो है ट्रोकेंटेरिक लाइन। इसका फंक्शन जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका यही फंक्शन सीपीएसपी का एमसीक्यूज है कि इलियोफीमोरल लिगामेंट प्रिवेंट बैकवर्ड फॉल फॉल ड्यूरिंग स्टैंडिंग। जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है तो वो प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फॉल ड्यूरिंग स्टैंडिंग। सही। तो ये हिप जॉइंट के लिगामेंट थे। बाकी दो लिगामेंट है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें सिमशेजाद में इस तरह लिखे हुए हैं कि इलियोफीमोरल लिगामेंट is the strongest ligament and the most important ligament of hip joint and it is Y shape। और ये क्या प्रिवेंट करता है? हाइपर एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन। और ये इस तरह भी कि ये प्रिवेंट बैकवर्ड फॉल ड्यूरिंग स्टैंडिंग, और दूसरा हाइपर एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन। ये एक्सटेंशन ज्यादा एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है। हिस्टियोफीमोरल लिगामेंट जो है तो वो स्पाइरल शेप है, वीकेस्ट है एंड प्रिवेंट मीडियल रोटेशन। ये लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन कौन प्रिवेंट करता है, लेटरल रोटेशन कौन प्रिवेंट करता है, ये दोनों एमसीक्यूज है। ये भी आपके डबल ए में अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये भी प्यूबोफीमोरल लिगामेंट ये ट्रायंगुलर शेप है और ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। ये चार पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए ये चारों डबल ए में इस
एक एक एमसीक्यूज है, इसमें पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है कि वो हिप जॉइंट की आर्टेरियल सप्लाई है। सही। तो वो ये आर्टेरियल जो सप्लाई है, तो वो इधर जो पहले होता है, तो इधर फीमोरल आर्टरी होती है। फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं प्रोपंडा फीमोरस आर्टरी। प्रोपंडा फीमोरस आर्टरी। प्रोपंडा फीमोरस आर्टरी से फिर दो ब्रांचेस निकलते हैं। एक है लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और दूसरा है मीडियल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। और ये जो मीडियल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, तो ये आगे जाके ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये लेटरल सरकमफ्लेक्स और मीडियल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस करते हैं और ये बना देते हैं रेटिनाकुलर आर्टरी। ये है रेटिनाकुलर आर्टरी। सही। और ये रेटिनाकुलर आर्टरी आगे से जाके ब्रांचेस ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी से एनास्टोमोसिस करते हैं। ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है, तो वो इंटरनल आइलिक आर्टरी का ब्रांच है। इंटरनल आइलिक जो है वो कॉमन इलिक आर्टरी के ब्रांचेस है। सही। तो ये जो सप्लाई है इसको मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ कि जो ये प्रोपंडा पिमोरस आर्टरी जो है, तो वो पिमोरल आर्टरी का ब्रांच है। प्रोपंडा पिमोरस आर्टरी से दो आर्टरी निकलते हैं। एक है लेटरल सरकमफ्लेक्स पिमोरल, दूसरा है मीडियल सरकमफ्लेक्स पिमोरल। ये दोनों एक दूसरे के साथ नेक में एनास्टोमोसिस करते हैं और बनाते हैं रेटिनाकुलर आर्टरी। और ये रेटिनाकुलर आर्टरी आगे जाके हेड ऑफ द फीमर में ऑब्चुरेटर आर्टरी से एनास्टोमोसिस करते हैं और ऑब्चुरेटर आर्टरी को सप्लाई करते हैं। सही। इस तरह के ये रफी के पॉइंट्स है जो हेड ऑफ द फीमर में के रिलेटेड जो सवालात इसमें पूछते हैं कि नेक ऑफ द फीमर इज सप्लाइड बाय मीडियल एंड लेटरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा, फीमर फीमर को क्या? अच्छा, ब्लड सप्लाई of head of femur in adult retinacular artery is greater than medial सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। आप लोगों ने रेटिनाकुलर आर्टरी भी पहचान लिया कि रेटिनाकुलर आर्टरी किस तरह बनते हैं, और मीडियल सर्कम्प्लेक्स आर्टरी भी पहचान लिया। रेटिनाकुलर आर्टरी जो है, तो वो लेटरल और मीडियल सर्कम्प्लेक्स आर्टरी के एनास्टोमोसिस के से रेटिनाकुलर आर्टरी बनता है। और मीडियल सर्कम्प्लेक्स आर्टरी जो है, तो वो प्रोपंडा ब्रेकियाई फीमोरस आर्टरी का ब्रांचेस है। अगर हेड ऑफ द फीमर हो और चाइल्ड कहा हो, तो उसमें फिर आप ऑब्चुरेटर आर्टरी को वो करेक्ट करोगे, क्योंकि उसमें ये आर्टरीज के जो एनास्टोमोसिस है, तो वो चाइल्ड में इतने डेवलप नहीं होते। और चाइल्ड की जो हेड की ब्लड सप्लाई है, तो वो ज्यादातर ऑब्चुरेटर आर्टरी पे डिपेंड करती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द नेक ऑफ द फीमर जो है, तो वो है मीडियल एंड लेटरल सरकम्प्लेक्स आर्टरी। अच्छा, इस तरह ये दो एनास्टोमोसिस होते हैं। एक है, इसमें ये दोनों याद नहीं रखने, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है, जो की पॉइंट है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। एक है ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस, ये हिप जॉइंट के इर्द गिर्द बनता है ना। एक है ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस और दूसरा है क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ये जो ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस है, तो ये यहाँ पर बनता है। ये ट्रोकेंटेरिक फोसा पे बनता है। सही। यहाँ पे ये सर्कल जो है, तो ये यहाँ पे ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस बनता है। तो इसमें चार आर्टरीज हिस्सा लेते हैं। एक है मीडियल सरकम्प्लेक्स, दूसरा है लेटरल सरकम्प्लेक्स आर्टरी,
सही। और दो जो है, एक है इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी और दूसरा है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी। ये चारों जो है ये ट्रोकेंटेरिक फोसा में एनास्टोमोसिस बनाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो है तो वो है क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। क्रूशिएट एनास्टोमोसिस और वो इधर बनते हैं, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस इधर वो इधर शार्प या नेक में बनते हैं। और इसका जो आ, इसमें चार आर्टरीज होते हैं, उसमें से ये ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में सिर्फ एक आर्टरी का डिफरेंस है। वो क्या है कि ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस में हमारे साथ सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी होती है और जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में है हमारे पास फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी होती है जो प्रोपंडा फीमोरस आर्टरी का ब्रांच है। यही मेन डिफरेंस है सिर्फ एक आर्टरी का। बाकी जो तीनों आर्टरीज है तो वो दोनों में सेम है। इधर भी इंफीरियर ग्लूटर, इधर भी इंफीरियर ग्लूटर, इधर भी लेटरल फीमोरस, इधर भी लेटरल फीमोरस, इधर मीडियल फीमोरस और इधर भी मीडियल फीमोरस। सही है। तो अगर आप निमोनिक से याद करना चाहते हो तो ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस का निमोनिक है स्लिम, जिसमें एस से सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, एल से लेटरल आर्टरी एंड एम से मीडियल सरकम्फ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी। इस तरह क्रूशिएट एनास्टोमोसिस का निमोनिक है फिलम। फिलम से एफ से पस परपोरेटिंग आर्टरी, आई से है। तो इसका ये डायग्राम मैंने लगाया है, लेकिन इसके रिलेशनशिप भी पूछते हैं, लेकिन सारे रिलेशन तो हमें याद नहीं रह सकते। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ दो रिलेशनशिप याद रखने हैं कि इंटीरियरली इसके फीमोरल नर्व एंड फीमोरल आर्टरी होते हैं और पोस्टीरियरली जो है तो वो शियाटिक नर्व होता है। ये जो है ये आपने याद रखना है कि इंटीरियरली जो है वो फीमोरल नर्व एंड आर्टरी होता है ये। अच्छा, और जो पोस्टीरियरली जो है वो है सियाटिक नर्व। सही। हिप जॉइंट में किसी ने कुछ पूछना है या समझ नहीं आई? जी। अब हम जाते हैं नी जॉइंट पे। नी जॉइंट पे हमारे पास ये कौन सा टाइप है? ये हैंग टाइप ऑफ जॉइंट है। और नी जॉइंट के जो लिगामेंट है तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। कि इसमें कौन कौन से लिगामेंट है? इसमें इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, लिगामेंटम पेटेला है, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है होता है, पोस्टीरियरली मूव करता है और मीडियल एपिकंडाइल जो है तो उसकी पोस्टीरियरली कनेक्ट होता है। इस तरह जो लेटरल से ओरिजिनेट करता है और आगे आता है और इंटीरियरली इंसर्ट करता है। सही। और इसका जो फंक्शन है तो इंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का फंक्शन जो है तो ये आप लोगों ने एक बोन से याद करना है और दूसरे में इसका अपोजिट लेना है। मैंने अपने लिए इसको टिबिया से याद किया है, क्योंकि टिबिया के ये जो है टिबिया के लिए ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर is prevented by interior cruciate ligament. An interior dislocation of femur on tibia is prevented by
पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया जो है, क्यों? क्योंकि ये जो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये इंटीरियर से ओरिजिनेट करता है और पोस्टीरियरली जाता है और इधर फिर इंसर्ट करता है मीडियल पे ना। तो ये यहाँ से, तो ये जब आप टिबिया पे इंटीरियरली पोर्स लगाओगे तो ये इसको प्रिवेंट करेगा। तो इंटीरियर डिसलोकेशन आप टिबिया जो है, तो फीमर को प्रिवेंट करता है कौन? इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर इज प्रिवेंटेड बाय इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और जो फीमर का जो वो है, तो वो ये इसकी ऑपोजिट है। इस तरह ये ABL एंड FPM ये भी है एक के इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट बैकवर्ड स्लाइडिंग ऑफ फीमर ऑन टिबिया एंड जो है, तो वो इंसर्ट लेटरली होता है। और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट फॉरवर्ड स्लाइडिंग ऑफ फीमर ऑन टिबिया एंड इंसर्ट मीडियली। तो ये आप ABL FPM से भी याद कर सकते हो, और आप इससे भी याद कर सकते हो कि इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है, तो वो टिबिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का डैमेज हो तो टिबिया इंटीरियरली डिस्लोकेट इजीली होगा, और ये अगर ये डैमेज ना हो तो ये फिर इसको प्रिवेंट करेगा। सही। और दूसरा है मीडियल मेनिस्कस। इस मेनिस्काई के लिए मुझे सिर्फ ये आप लोगों को बताना है कि मीडियल मेनिस्कस जो है, तो वो कोलेटरल लिगामेंट के साथ कनेक्टेड होता है। ये कोलेटरल लिगामेंट के साथ कनेक्टेड होता है, सेपरेटेड नहीं होता। और जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है, तो वो लेटरल मेनिस्कस से सेपरेटेड होता है, अलग होता है, दूर होता है। तो क्यों दूर होता है और कौन इसको दूर करता है? तो वो है, एक मसल है, वो है पोप्लिटियस मसल। पोप्लिटियस टेंडन जो है, तो ये लेटरल मेनिस्कस को लेटरल कोलेटरल लिगामेंट से दूर करता है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम लगाई थी सिर्फ। अच्छा, ये रबी के पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि लिगामेंट दैट प्रिवेंट इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया इज इक्वल टू पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अगर यहाँ पे टिबिया लिखा पहला था और फीमर बाद में था, तो फिर इसके लिए था इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज डैमेज डायरेक्शन ऑफ tibial dislocation on femur is interior। ABL APM तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। मीन इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट बैकवर्ड स्लाइडिंग ऑफ femur on tibia and insert laterally। और FPM posterior cruciate ligament prevent। अच्छा, ये कुछ MCQs लिखे हुए कि ये इतने इम्पोर्टेंट मेरा। Isolated complete rupture of anterior cruciate ligament will cause instability of tibia and femur. The direction of instability will be interior। अच्छा, footballer hit on lateral side of knee in extension, most likely ligament damage is tibial collateral। ये आप लोगों के लिए वो है, ये जरूरी है, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट इज इंट्राकैप्सुलर। अगर फुटबॉलर को हिट लगी हो लेटरल साइड से, तो टिबियो कोलेटरल लिगामेंट जो है, जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, वो डैमेज होगा, क्योंकि सारा फोर्स इस तरफ से लगेगा। सही।